हेलो एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अनिल पाटीदार। मेरे बिहार के प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम लोगों ने बिहार बोर्ड से संबंधित सारी कक्षाओं के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज जो है वीडियो बनाना शुरू कर दिए हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप लोग सभी ये वीडियो देख रहे होंगे और अपने दोस्तों और अपने जितने भी लोग आपको जानते हैं जो फ्री एजुकेशन लेना चाहते हैं उन्हें आप मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में जरूर बताएं कि हिंदी माध्यम के लिए और खासकर बिहार बोर्ड के लिए भी हमने शुरू कर दिया है। दोस्तों, संसाधन हमारा पहला यूनिट है, ये तो आपको पता है। हमने उस पर कंप्लीट यूनिट रिवीजन जो है पढ़ लिया है, मैंने रिलीज भी कर दिया, आपने देख भी लिया होगा। आशा करता हूं कि आपके हर एक चैप्टर के पीछे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम लोग उन चैप्टर के पीछे वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, जैसे हमने बिहार बोर्ड सॉल्यूशन के नाम से रखा है। तो बात करते हैं कक्षा 8वीं के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत हम लोग भूगोल पढ़ रहे हैं। भूगोल का हमारा जो सबसे पहला यूनिट है, यूनिट नंबर 1, उसका नाम क्या है? संसाधन। संसाधन के अंतर्गत हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड सॉल्यूशन, यानी हर एक चैप्टर के पीछे कुछ सॉल्यूशन दिए हुए, मतलब कुछ क्वेश्चन दिए हुए। आज हम लोग उन क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा और आपको उत्तर अपने एग्जाम्स में क्या लिखना चाहिए, आज हम लोग उस पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए एक एक करके आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपके पास आते हैं एमसीक्यू। देखिए, एमसीक्यू का मतलब होता है बहुविकल्पी प्रश्न, यानी एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और उसके इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। 4 में से कोई एक ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना होगा जो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो आइए देखते हैं एक एक करके। कुछ 3-4 यहाँ पर ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं, इनकी बात कर लेते हैं। पहला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? इनमें से कौन सा एक प्राकृतिक संसाधन है? प्राकृतिक संसाधन का मतलब होता है जो प्रकृति हमें फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करती है, जिसे मानव ने नहीं बनाया हो, वो प्राकृतिक संसाधन होता है। तो जरा आप बताइए कि इनमें से प्राकृतिक संसाधन कौन है? क्या पंचायत भवन जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में होता है, अगर आपके गांव में पंचायत भवन है तो क्या वो प्रकृति ने बनाया है? तो आप बोलोगे नहीं सर, वो तो इंसान ने बनाया है। दूसरा, विद्यालय की बात करें, क्या विद्यालय प्रकृति ने बनाया? तो नहीं, वो भी हमने बनाया है। तीसरा, भूमि, ये जमीन, क्या जमीन इंसान ने बनाई है? तो आप बोलोगे नहीं, जमीन तो प्रकृति की है, प्राकृतिक है, इसको हमने नहीं बनाया। और क्या हवाई अड्डे प्रकृति ने बनाया है? तो आप उसका भी बोलोगे कि हवाई अड्डे भी प्रकृति ने नहीं, क्योंकि इंसानों ने बनाए हैं। तो सीधी सी बात है, वो पूछ रहा कौन सा प्राकृतिक संसाधन है, तो हमारा सही उत्तर क्या होगा? भूमि, यानी भूमि वो प्राकृतिक संसाधन है। इसलिए राइट आंसर क्या होगा आपका? ग इज द राइट आंसर। तो दोस्तों समझ गया आप पहले क्वेश्चन का आपको उत्तर क्या देना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है? अब देखना है कि कौन सा प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसका मतलब ये है कि 4 में से 3 ऑप्शन तो प्राकृतिक संसाधन के मिलेंगे, बाकी चौथा ऑप्शन मानव निर्मित होगा। तो देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या दिख रहा है? सूर्य। क्या सूर्य हमने बनाया है? भाई ये तो किसी को बोलोगे तो वो हो सकता है कि बहुत देर तक हंसता रहे कि कैसी बात कर रहे हो। सूरज क्या हमने बनाया है? तो नहीं, सूरज प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा, क्या मिट्टी हमने बनाई? तो हम मिट्टी में मिल जाते हैं, लेकिन मिट्टी बनाते नहीं है। हम लोग मिट्टी थोड़ी बना सकते हैं, हमें तो बस मिट्टी में मिलना लिखा है। जल, क्या हम जल बना सकते? तो ये भी नहीं बना सकते। हम प्राकृतिक चीज़ों को हम बना ही नहीं सकते। हम केवल उन चीज़ों को बनाते हैं जो प्रकृति को नष्ट कर सकती हैं। हम प्रकृति को बचाते नहीं हैं, जबकि प्रकृति को नष्ट करने में तुले हुए हैं। जबकि प्रकृति वो चीज़ बनाती है जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट गॉड गिफ्ट हमें मिलता है, और उस प्रकृति की हमें रक्षा करना चाहिए, लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। सारे के सारे लोग नहीं कर रहे हैं। धीरे धीरे हमें इस पर विचार करना चाहिए, सभी लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि प्रकृति बहुत बहुमूल्य है और ये हमें इतनी चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो हमारा एक फ़र्ज तो बनता है कि प्रकृति को बचाना चाहिए। चलो बात हुई बचाने की, अब हम लोग यहाँ की बात कर लेते हैं। प्राकृतिक संसाधन नहीं, आखिरी वाला, क्या हवाई जहाज प्रकृति ने बनाया? तो आप बोलोगे नहीं, ये हमने बनाया है। प्राकृतिक संसाधन नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है वो? मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? तो इन सभी में से मानव निर्मित संसाधन कौन सा दिख रहा है आपको? मानव निर्मित संसाधन आपको कौन सा दिख रहा है? उसमें आपको दिख रहा है केवल और केवल हवाई जहाज। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? डी इज द राइट आंसर, हवाई जहाज। ठीक है, घ इसका सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 3, केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार का संसाधन है? तो सबसे पहले मैं बता दूं कि थोरियम क्या है। थोरियम जो है ये एनर्जी निकालने में काम आता है। हमारे देश जैसे न्यूक्लियर का नाम सुना था, आपने यूरेनियम का नाम सुना होगा। यूरेनियम से एनर्जी निकाली जाती है। यूरेनियम के जैसा ही होता है थोरियम, इससे भी ऊर्जा निकाली जा सकती है और भारत में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। लेकिन कहाँ पाया जाता है? केरल में। केरल में मोनोजोडट, कई जगह मोनोजाइड भी लिखा हुआ है,
मोनोजाइट या मोनोजाइट जो है रेत की जो एरिया होता है, रेत में ये मिलता है आपको थोरियम। तो लेकिन ये किस प्रकार का संसाधन, किस प्रकार का मतलब क्या ये निजी है किसी का? तो ऐसे कोई खनिज संपदा कोई निजी नहीं हो सकती, तो कैंसल, ये नहीं है। क्या नवीकरणीय संसाधन है? तो ये नवीकरणीय नहीं है। नवीकरणीय का मतलब क्या होता है? नवीकरणीय का मतलब जिसके अपार भंडार है और जो वापस से पुनर्चक्रित हो जाता है, तो ये तो खत्म होने वाला है कि भाई कभी भी खत्म हो सकता है। नेक्स्ट है संभाव्य संसाधन। संभाव्य का मतलब होता है कि जिसकी जानकारी हमें नहीं है कि कितना है। ये पता है कि यहाँ पर थोरियम मिलता है, लेकिन ये नहीं पता कि कितने समय तक चलेगा, या उसके भविष्य के बारे में नहीं पता कि कितना स्टोरेज है, भंडारण की हमें जानकारी नहीं है कि कितना भंडार है, तो उसको बोलते हैं हम संभाव्य। और अनवीकरणीय का मतलब होता है जिसको मतलब वापस चक्रित नहीं किया जा सकता, जिसके सीमित भंडार है, तो ये भी हो सकता है। अब देखिए हमारे दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते बिल्कुल भी, क्योंकि केरल का जो थोरियम है वो न तो निजी संपत्ति है और न ही नवीकरणीय है, दो तो कैंसिल हो गए। अब ये दो ऑप्शन बड़े कंफ्यूज करेंगे आपको, लेकिन मैं आपको बता दूं कि केरल का जो थोरियम का हमारे मोनोजाइट की जो रेत में मिलता है कि थोरियम, ये थोरियम जो है इसके बारे में हमको ये तो पता है कि थोरियम जो है वो केरला में बहुत ज़्यादा मात्रा में है, लेकिन कितना स्टोरेज भंडारण है, कितने सालों तक चल सकता है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। और बहुत कम टेक्नोलॉजी जिससे कि हम उसका उपयोग कर सकते हैं। अभी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसका उपयोग करें। तो जब किसी भी चीज़ की हमें जानकारी, किसी खनिज की हमें जानकारी होती है, लेकिन ये नहीं पता होता है कि भंडारण कितना है, और साथ ही साथ उसको उस स्थिति में उपयोग करने के लिए हमारे पास अगर तकनीक नहीं होती है, तो ऐसे संसाधन को कहा जाता है संभाव्य संसाधन। इसलिए कुछ भी इसका आंसर नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर होगा क्या? ग इज द राइट आंसर, संभाव्य संसाधन। तो संभाव्य संसाधन ही इसका सबसे सही उत्तर कहलाएगा। तो आपको समझ में आ गया? तो मैं देख लेता हूँ इसका सही उत्तर क्या है। तो संभाव्य संसाधन ही इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 पढ़ लेते हैं, फिर आप अपना उत्तर जरूर लिखिए। देखिए मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि आप बस सुनते ही जाएं। आपको साथ साथ अगर लग रहा है कि इसमें से आपको ऑप्शन पता है, तो अपना ऑप्शन जरूर मेरे बोलने से पहले ही आपके कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए। ऐसे करने से क्या होगा कि मुझे पता चल जाएगी भाई आप लोग देख रहे हैं वीडियो, और साथ ही साथ आपको चीज़ें समझ में भी आ रही है। तो हम लोग एक दूसरे से अगर कनेक्ट कर लेंगे, तो ऐसे में आपको पढ़ने में मज़ा आएगा, मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा। संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन को बनाने के लिए क्या चीज़ चाहिए? जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो ये पेन है ना, तो ये पेन को बनाना, तो इसके लिए क्या आवश्यक है? अगर इसको बनाने की का कौशल मेरे अंदर नहीं है, तो मैं कोई भी चीज़ बना नहीं सकता। ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये डिजिटल बोर्ड, ये डिजिटल बोर्ड एक संसाधन है। इसकी ज़रूरत पड़ी ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर के, आप लोगों को पढ़ाने में ज़रूरत पड़ी इसकी, तो अचानक से दिमाग चला और हमारा जो कौशल था, हमने कौशल से इसको पूरा हाथ से बनाया है। तो ये हाथ से बना करके इसमें कुछ मशीनों का भी इस्तेमाल किया, लेकिन मशीनें भी किसने बनाई है? हमने बनाई है। मोबाइल किसने बनाया? हमने बनाया। हर एक चीज़ हमने बनाई। तो किस इंसान ने ये चीज़ बनाई होगी? जिसके पास ज्ञान होगा वही संसाधन को निर्माण कर सकता है। इसीलिए इसका सही उत्तर आपको दिख रहा होगा, ज्ञान ही होगा। तकनीक इसका सही उत्तर नहीं हो सकता, आवश्यकता नहीं हो सकता, उपयुक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। इसका जो सही उत्तर है वो है ज्ञान। और ज्ञान को हम लोग चाहे तो ऐसा वर्ड भी लिख सकते हैं। ज्ञान की जगह हम लोग जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो होता है कौशल। जब तक आपके पास ये नहीं है, कौशल नहीं है, तब तक आपकी तकनीक भी काम नहीं करेंगे, क्योंकि तकनीक का विकास भी हमने ही तो किया है। तो हर एक चीज़ कौशल से जुड़ी हुई, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा? ज्ञान और कौशल ही इसका सबसे सही उत्तर, सटीक उत्तर है कि संसाधन के निर्माण के लिए क्या आवश्यक है। ज्ञान और कौशल दोनों चीज़ें आवश्यक है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। खाली स्थान को उपयुक्त शब्दों से भरें। मतलब जो आपको रिक्त स्थान दिख रहे हैं ना इन 4 ऑप्शंस में, इनमें से आपको रिक्त स्थान में वो चीज़ भरनी है जो इस सेंटेंस को कंप्लीट कर दे और सही भी हो। जैसे एक एक करके चीज़ें पढ़ते हैं हम लोग। आपने कई बार इस तरह का प्रयोग जरूर किया होगा, और रिक्त स्थानों से आप काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परिचित होंगे भी, क्योंकि हर क्लास में हर साल ये एक बार या 2 बार तो आ ही जाता है, और हर सब्जेक्ट में आता है। संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति प्रकार से की जा सकती है। संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति मतलब किसी संसाधन में मूल्य को कैसे बढ़ाया जा सकता है, या संसाधन को मूल्यवान कैसे किया जा सकता है, तो कितने प्रकार से कर सकते हो। तो पहली बात तो है कि एक प्रकार से नहीं कर सकते, उसके बहुत कई सारे प्रकार हैं। ज्ञान के द्वारा, कौशल के द्वारा, समय है जो उसके द्वारा, तकनीक के द्वारा, प्रौद्योगिकी के द्वारा। तो किसी भी संसाधन को मूल्यवान बनाने के कितने प्रकार है, तो अगर मैं 1 2 3 4 गिनूँ तो नंबर भी काउंट नहीं कर पाएंगे हम लोग, क्योंकि हो सकता है और नया भी चीज़ आ जाए।
तो अगर हमारे पास एग्जैक्ट डेटा नहीं है कि भाई कितने प्रकार होते हैं, तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि विविध प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के। तो इसके लिए उत्तर होगा कि संसाधन के लिए मूल्य की अभिव्यक्ति विविध प्रकार से हो सकती है, विविध प्रकार से हो सकती है, प्रकार से की जा सकती है। तो बहुत सारे 3, 4, 5 प्रकार है जिससे हम संसाधन में अभिव्यक्ति कर सकते हैं। ख, दूसरा वाला, रिक्त स्थान संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। कौन से संसाधन? किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम कौन करेगा? और वो आधार का काम कौन करेगा? मानव का कौशल होता है ना। तो जो मानव संसाधन है वो अपने आप में सबसे बड़ा संसाधन है। मानव संसाधन किसी भी क्षेत्र के विकास का आधार का काम हो सकता है। अगर इंसान संसाधन बन गया, संसाधन मतलब आपके अंदर कोई कौशल होना चाहिए, कोई कुशलता, कोई ज्ञान होना चाहिए, और वही ज्ञान आपको किसी भी विकास के लिए आपका आधार, मतलब उस क्षेत्र का विकास के लिए आधार तैयार कर देगा। अगर इंसानों में दिमाग ही नहीं होता, इंसान मानव संसाधन ही नहीं होते, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हमने तामझाम बना के रखा, पूरी दुनिया इतनी बड़ी हम बना ही नहीं पाते। क्या किसी मानव के अलावा किसी और जीव ने बनाई है क्या दुनिया? ये दुनिया जो हम लोगों ने घर वर, मशीनें, कैमरा, इतनी सारी चीज़ें हैं, टीवी, एलईडी, कितनी सारी चीज़ें हैं, ये सब किसने बनाई? इंसान ने बनाई है। इसलिए इंसान एक संसाधन है जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करता है। बात समझ में आ गई? नेक्स्ट वाला देखते हैं, हमारा ग वाला। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा। राजस्थान में तांबा पाया जाता है, और जगह का नाम भी मैं लिख देता हूँ, याद रखना। राजस्थान में एक जगह है जिसका नाम है खेतड़ी, खेतड़ी ऑफ राजस्थान। तांबा के लिए प्रसिद्ध है, तांबा की खान है ये। हालांकि मध्य प्रदेश में भी एक खान है बहुत बड़ी, बालाघाट में मलाज खंड की खान, ये भी तांबा के लिए बहुत फेमस है। लेकिन आज चूंकि क्वेश्चन में राजस्थान की बात निकली तो राजस्थान की बात कर लेता हूँ। राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा रिक्त स्थान संसाधन का उदाहरण है। हमें बिल्कुल ये पता है कि तांबा कितना है, कितना स्टोर, कितना भंडार है तांबे का, ये हमें पता है। कितना समय चलेगा ये भी पता है, और हमारे पास तकनीक भी है उसको निकालने के लिए, उसका इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने बताया था केरल की थोरियम के बारे में, याद करो जरा वो भी, अभी जस्ट ही मैं बता के निकला था। मैंने बताया था आपको कि जो केरल का थोरियम है वो हमारे पास कितना है ये हमें नहीं पता, कितने समय तक चलेगा हमें नहीं पता, लेकिन है बहुत सारा ये पता है। और उसके लिए कौन सी तकनीक इस्तेमाल करेंगे, अभी हमारे पास वो तकनीक भी नहीं है बहुत अच्छे तरीके से, तो हम लोग उसका इस्तेमाल कर ले। लगातार जो है हमारे साइंटिस्ट इस काम पर लगे हुए हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास नहीं थी, तो उसको हमने संभाव्य मान लिया। लेकिन जिस धातु को निकालने या जिस खनिज को निकालने के लिए हमारे पास प्रॉपर भंडार हमें पता है कितना है, कितना तक चल सकता है, और ये भी पता है कि तकनीक भी पता है कौन सी, कैसे निकालना है, कैसे इस्तेमाल करना है, सब कुछ पता है, तो ऐसे संसाधनों को हम लोग बोलते हैं वास्तविक संसाधन। वो संभाव्य संसाधन था, और ये कौन सा संसाधन है? ये वास्तविक संसाधन है। घ की बात करते हैं। रिक्त स्थान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। क्या कौशल है, क्या ज्ञान है? ज्ञान कौशल दोनों एक ही चीज होती है, तो ज्ञान और कौशल तो हमें बनाती है, संसाधन कौन बनाते हैं? ज्ञान और कौशल दोनों बनाता है। हम एक बार इसका उत्तर देख लेते हैं, जो उत्तर हमने दिया है। पहला हमारा विविध है, ठीक है, विविध तो हमने कर लिया था। दूसरा हमारा है मानव संसाधन, बिल्कुल एक्यूरेट था हमारा। तीसरा हमारा है वास्तविक संसाधन, और चौथा जो है आप लिख के बताएंगे कमेंट सेक्शन में, बहुत सिंपल सा है कि रिक्त स्थान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाती है। तो हमारा कौशल और ज्ञान हमें बनाता है, लेकिन कौशल मतलब कौन सी क्षमता? दिमागी क्षमता, या इस दिमागी की जगह अगर आप ऐसा वह शब्द भी लिख दोगे कौशल तो भी गलत नहीं है, ठीक है, ज्ञान लिख दोगे तो भी नहीं है। तो कौशल क्षमता मानव को संसाधन बनाती है। तो ऐसा मतलब ये है कि एक जो पर्यायवाची शब्द होते हैं जो आसपास के नियर बाय होते हैं, ऐसे शब्दों को भी आप लिख सकते हैं तो गलत नहीं होगा। कौशल एवं शारीरिक क्षमता, या दिमागी एवं शारीरिक क्षमता, या मानसिक लिख दो, मानसिक एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाती है, ठीक है। तो ये हमारे रिक्त स्थान हो गए। अब देखते हैं हमारे जो प्रश्न उत्तर वाला जो खेल है उसको देखते हैं कि कौन सा प्रश्न का क्या उत्तर बनेगा। पहला प्रश्न है संसाधन की परिभाषा दे। संसाधन क्या होते हैं? तो संसाधन क्या होते हैं? संसाधन वह जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति कर दे। अगर आपको पढ़ना है, अगर आप कोचिंग क्लासेस नहीं जा सकते, तो आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन क्या है? मैग्नेट ब्रेन्स। तो मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए क्या है? संसाधन है। और मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को आप कहाँ देख सकते हैं? आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, जो कि मोबाइल में चलता है। तो मोबाइल आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, इसलिए मोबाइल आपका क्या है? संसाधन है। हर वो चीज़ जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन है, चाहे वो पानी हो, चाहे रोटी हो, चाहे कपड़ा हो, चाहे मकान हो,
चाहे रोड हो, चाहे वो आपके साधन हो, गाड़ी हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी हो, सारी चीज़ें जो आपकी आवश्यकता की पूर्ति कर रही है वो सब क्या है, वो सब संसाधन कहलाती है। तो संसाधन क्या है? मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु एवं वस्तुएं और पदार्थ संसाधन कहलाते हैं। हर एक चीज संसाधन। अब आप सोच रहे जीव जंतु कैसे जोड़ दिया? अरे भाई गाड़ियां तो अब आई है, उससे पहले तो लोग घोड़ों पे जाते थे, तो घोड़ा संसाधन नहीं था क्या? हमारे देश में किसान, आज ही बहुत सारे किसान खेती करने के लिए, हल चलाने के लिए बैलों का इस्तेमाल करते हैं, तो क्या बैल उनके लिए संसाधन नहीं है? तो हर वो चीज़ संसाधन है, चाहे वो जीव हो, चाहे कोई भी हो, चाहे वस्तु हो, चाहे पदार्थ हो, जो हमारी आवश्यकता की पूर्ति करे, वो सब संसाधन है। इन सभी चीज़ों को हम लोग संसाधन के अंतर्गत देखते हैं। बात करते हैं हमारा अगला प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न में क्या पूछा, फिर उसका उत्तर देखते हैं। संसाधन का वर्गीकरण करें। संसाधन का वर्गीकरण तो बहुत ही सिंपल है, मैं पहले यहाँ करके दिखा देता हूँ, फिर सारा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा। वर्गीकरण मतलब होता है कितने प्रकार के संसाधन होते हैं। देखिए संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राकृतिक संसाधन, दूसरा होता है आपका मानव निर्मित संसाधन, और तीसरा होता है आपको मानव संसाधन। तो मानव संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और प्राकृतिक संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन ये प्राकृतिक संसाधन कई प्रकार के होते हैं, ये हमें एग्जांपल देके भी आपको बता दूंगा। 3 चीजें आपको क्लियर लिखनी है। सबसे पहले अगर ये छोटा प्रश्न पूछा गया ना, अगर ये आपको 2 नंबर 3 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आपको खाली इतना लिखना है कि प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानव संसाधन। तो अगर इसका एक एग्जाम्पल भी लिख लो, जैसे उदाहरण, एग्जाम्पल भी लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। उदाहरण, प्राकृतिक संसाधन में क्या है? हवा, पानी, ये लिख सकते हैं। मानव निर्मित संसाधन में क्या है? जहाज, ये लिख दिया। घर, रेल, ये सब क्या है? ये मानव निर्मित है, इंसान ने बनाई है। उसके अलावा मानव संसाधन के अंतर्गत क्या आएगा? ज्ञान एवं कौशल, ये मानव संसाधन है। ज्ञान एवं कौशल, ये मानव संसाधन है। तो आपने अगर ऐसा एक एग्जाम्पल भी लिख दिया तो बस, इससे ज़्यादा लिखना भी नहीं है, इतने में नंबर मिल जाएंगे। लेकिन थोड़ा बड़ा क्वेश्चन करेगा तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। ये कैसे हो जाएगा? जैसे इसका उत्तर जानना है, इतना बड़ा हो जाएगा। जैसे मान लो संसाधन का वर्गीकरण करना है, तो 3 भाग तो हमने लिख दिया, प्राकृतिक संसाधन, मानव संसाधन और मानव निर्मित संसाधन। ये उदाहरण समेत लिख लिया। इसको और बड़ा करना है तो प्राकृतिक संसाधन को भागों में बांटा गया, विकास एवं उपयोग की दृष्टि से। दूसरा है उत्पत्ति के आधार पर, तीसरा है उपलब्धता के आधार पर, चौथा है वितरण के आधार पर, और 5वां है स्वामित्व के आधार पर। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर कैसा है? विकास एवं उपयोग के आधार पर इसको बोलेंगे हम लोग वास्तविक संसाधन, वास्तविक और संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर कैसे लिखते हैं हम लोग? इसको लिखते हैं जैव और अजैविक प्रकार का संसाधन। उपलब्धता के आधार पर कैसे लिखते हैं हम लोग कि उपलब्ध कितना है? कि भाई इसको हम लोग लिखते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, ये हो गया। वितरण के आधार पर इसको कैसे लिख सकते हैं? सर्वत्र, सभी जगह है, या स्थानीय, कुछ जगह है। सर्वत्र है या स्थानीय है, सब जगह है या कुछ जगह है, हो सकता है। जैसे हवा, पानी सब जगह है, और ये कुछ खनिज, हीरा वीरा, जो सोना होता है, कुछ जगह है ना। स्वामित्व के आधार पर निजी हो सकती है संसाधन, स्वामित्व के आधार पर। इसके आधार पर राष्ट्रीय भी हो सकती है, पूरे देश की संपत्ति भी हो सकती है, और दुनिया की भी हो सकती है अंतर्राष्ट्रीय। अब आप सोच रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय कैसे होता होगा? तो भाई अंतर्राष्ट्रीय मतलब महासागर, समुद्र किसके हैं? समुद्र पूरे दुनिया के हैं, अंतर्राष्ट्रीय है। तो ये आप इससे कर सकते हो कि भाई प्राकृतिक संसाधन को कितने प्रकार में बांटा गया? प्राकृतिक संसाधन को सबसे ज़्यादा प्रकार में बांटा गया है विकास एवं उपयोग के आधार पर।
इसको भी बता देता हूँ मैं, आप ये जो मैंने लिखा है इसको मैं भी बता देता हूँ आपको कहाँ है ये, इसका उत्तर यहाँ मिल जाएगा आपको। जैसा पहला मैंने बताया आपको, विकास के आधार पर, विकास और उपयोग के आधार पर तो कौन है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, ठीक है। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, है ना। उसके अलावा क्या हमारा तीसरा था, उपलब्धता के आधार पर, उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन, वितरण के आधार पर सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक उपलब्ध कर दिया, स्वामित्व के आधार पर निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ये हो गया आपका। तो इसको और चार्ट को बड़ा करते जाओ, आपका उत्तर बड़ा हो जाएगा। बड़े उत्तर के लिए लिखना हो तो वहाँ भी काम आ जाएगा, ये अभी आगे काम आने वाला, आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा गया तो उसको भी हम लोग कर लेंगे। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण की जरूरत क्यों पड़ती है। देखिए, संसाधन मानव की आवश्यकता की पूर्ति के लिए है, ये तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन संसाधन का उपयोग मानव इस तरह से करेगा कि हमने सोचा भी नहीं था। मानव संसाधन का उपयोग करते वक्त उनको बहुत बुरी तरह से नुकसान पहुंचा रहे हैं, और अगर मानव अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए इसी तरह से नुकसान पहुंचाता रहा तो इन फ्यूचर जल्दी भविष्य में चीज़ें समाप्त होना शुरू हो जाएगी। मैं प्राकृतिक संसाधन में कुछ ऐसी चीज़ों की बात कर रहा हूँ जो खत्म हो सकती है, जैसे कोयला और पेट्रोलियम हम बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा नदियों को दूषित कर रहे हैं, वायु को दूषित कर रहे हैं, वायु प्रदूषण कर रहे हैं, ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, बहुत सारा प्रदूषण हम लोग कर रहे हैं। तो इन सभी प्रदूषणों से, इन सभी मानव गतिविधियों को कम करके संसाधनों को लंबे समय तक इस्तेमाल करने के लिए रखना ही संसाधन संरक्षण कहलाएगा। इसको हम लोग कर सकते हैं। और मैंने संसाधन संरक्षण की सबसे बेहतरीन तकनीक आपको बताई थी, जो मैं यहाँ लिख दूंगा। प्राकृतिक संसाधन का संरक्षण जरूरी है क्योंकि आवश्यकता एवं मांग के अनुसार इन संसाधनों को मानव अपने तकनीक एवं कौशल में उपयोग में लाता है, और अधिक उपयोग की वजह से, अधिक उपयोग के कारण भंडारण पर प्रभाव हो रहा है। प्रभाव हो रहा है और जल्द ही कभी भी खत्म हो सकते हैं। भंडारण पर प्रभाव पड़ रहा है, जल्दी खत्म हो सकते हैं, इसलिए संरक्षण की आवश्यकता है। संरक्षण जरूरी है। संरक्षण का तरीका क्या है, सतत विकास, सतत विकास करना चाहिए। सतत विकास का मतलब क्या होता है कि प्राकृतिक संसाधनों को उस तरीके से इस्तेमाल करें ताकि आने वाली पीढ़ी को भी ये सारी की सारी चीज़ें उतनी ही उपलब्ध हो जितनी हमें मिली है। तो हम जिन चीज़ों को जितनी मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं उतनी की उतनी मात्रा में आने वाली पीढ़ियाँ भी इस्तेमाल करें, तो उसको सतत विकास ही कहते हैं। तो सतत विकास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण का, तो इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, उदाहरण के साथ लिखे। नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है, नवीकरणीय संसाधन वह संसाधन होते हैं जिन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। इनकी विशेषता क्या है, नवीकरणीय संसाधन की विशेषता लिख देगो तो भी काम हो जाएगा आपका, तो ही समझ में आ जाएगा कि कौन होते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन वो होते हैं जिसके अपार भंडार होते हैं, जिनके भंडार क्या होते हैं, अपार होते हैं, कभी खत्म नहीं होते। और दूसरा क्या है, मानव क्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इन पर कोई प्रभाव नहीं, है ना। तो नवीकरणीय संसाधन एक बहुत सारे ऐसे संसाधन है जिनका मानव क्रियाओं से कोई लेना देना नहीं है, वो कितने कुछ कर ले मानव उनको बहुत कम प्रभावित कर सकता है, निम्न प्रभाव है। तो हम समुद्र को कोई हिला सकता है, क्या कर सकता है समुद्र का, भाई समुद्र का कुछ भी कर ले, ये पूरी दुनिया लग जाए, लेकिन समुद्र का पानी सुखा सकते हैं क्या हम लोग, नहीं सुखा सकते। भाई नवीकरणीय संसाधन है, अपार है वो, उसको हम कुछ भी नहीं कर सकते। अपार भंडार, मानव क्रिया का कोई प्रभाव नहीं, ये ऐसा लिख सकते हैं कि भाई पुनर्चक्रित हो सकते हैं, पुनः चक्रित होते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। जैसे हवा, पानी, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये सब क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। इसको इस क्वेश्चन बहुत छोटे रूप में पूछा गया था, इसको छोटे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। नवीकरणीय संसाधन वैसे प्राकृतिक संसाधनों को कहा जाता है जो जिनकी पुनः पूर्ति प्राकृतिक रूप से हो जाती है, पुनः वापस फलित हो जाते हैं। और जैसे सूर्य की किरणें, पवन, ये सारी क्या है,
ये वही है नवीकरणीय संसाधन। ये एक और शब्द इसमें जोड़ लो, जिनकी भंडारण क्या होता है, अपार होता है, कभी खत्म नहीं होते हैं। तो कभी जो खत्म नहीं होते हैं वो होते हैं आपके नवीकरणीय संसाधन, जो पुनर्चक्रित हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के कारण क्या है। प्राकृतिक संसाधन का वितरण असमान क्यों है, क्या कारण है कि हर जगह अलग अलग सा है। तो प्राकृतिक वितरण का असमान कारण का मतलब क्या है, कारण जो है वो है स्थलाकृति, स्थलाकृतियाँ। एक तो ये समझ लेना आप, दूसरा जलवायु, मेन ये दोनों ही चीज़ें हैं। क्यों, क्योंकि हमने चैप्टर के दौरान इन दोनों चीज़ों के बारे में अच्छे से पढ़ा था। स्थलाकृति मतलब क्या होता है, कहीं पर पेड़ है, कहीं पर क्षमा करें, कहीं पर पर्वत है, कहीं पर पठार है, मतलब ऊंचे उबड़ खाबड़ इलाके हैं, कहीं पर मरुस्थल है, कहीं पर कुछ एरिया पानी से ढका हुआ है। तो ऐसे एरिया की वजह से स्थलाकृति मतलब ये होता है जलमग्न, है ना। तो इन एरियो में कैसे फिर होगा, इन एरियो में नहीं हो सकता कुछ भी, ना उगा सकते हैं ना कुछ रह सकते हम लोग। तो ये प्राकृतिक संसाधनों का अलग अलग वितरण इसलिए है क्योंकि ये अलग अलग स्थलाकृतियाँ हैं और इस वजह से अलग अलग जलवायु होने की वजह से हो सकता है। तो अगर हम लोग इसको पढ़े, जैसे फॉर एग्जांपल जल और वन जैसे संसाधन जिनके भंडार पुनः पूर्ति में मानवीय हस्तक्षेप के कारण रुकावटें आ जाती हैं, और यदि इन संसाधनों के प्रति मानव का हस्तक्षेप कम हो जाए तो वे स्वयं ही पुनः पूरित होने लग जाएंगे या हो जाएंगे। देखिए, हम इस क्वेश्चन का उत्तर पहले शुरू कहाँ से करेंगे, ये इसका सेकंड पार्ट है। हम लोग इस उत्तर को शुरू करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन के वितरण में असमानता के कारण लिखिए। तो असमानता के कारण क्या है, देखिए प्राकृतिक जो संसाधन है वो विश्व के सभी जगहों पर अलग अलग रूप से वितरित किए गए हैं, मतलब वितरित हैं, अलग अलग रूप से विद्यमान है। उसके कारण है स्थलाकृतियाँ और दूसरा कारण है जलवायु। इसके अलावा मानवीय हस्तक्षेप की वजह से भी कुछ जगह पर इतने ज़्यादा वृक्ष काट दिए हम लोगों ने कि वहाँ पर दोबारा से वो जो है जंगल में कन्वर्ट नहीं हो पाए। तो असमान वितरण का एक मानवीय कारण भी है जो हमने यहाँ पर लिखा है। जैसे जल और वन, जल को दूषित कर दिया, बहुत सारी झीलें सूख चुकी है, बहुत सारे वन हम समाप्त कर चुके हैं। अब देखिए ना, इंडिया में एक टाइम पे बहुत ज़्यादा वन थे, वो खत्म हो चुके हैं। यहाँ तक कि जीव जंतुओं की संख्या में भी भारी कमी आई है। तो इसका एक कारण हम लोग मानवीय कारण भी लिख सकते हैं। तो मानवीय हस्तक्षेप की वजह से रुकावट आती है, और असमान वितरण का कारण ये भी हो सकता है कि मानवीय हस्तक्षेप की वजह से अलग अलग जगह पर अलग अलग भी है। लेकिन जो प्राकृतिक कारक है वो दो ध्यान रखना, स्थलाकृतियाँ और दूसरा है जलवायु, ये मत भूलना। दो कारण तो ये प्राकृतिक ही हैं। तो असमान वितरण के दो प्राकृतिक कारण और एक मानवीय कारण भी लिख दिया। छोटा क्वेश्चन पूछा था इसलिए हमने यहाँ पर केवल मानवीय कारण को भी ही जगह दी, लेकिन आप तीनों कारण जरूर लिखिएगा, आपको उत्तर अच्छा, इसका अच्छा मार्क्स मिल जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 11, इसको पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण प्रस्तुत करें। देखिए, अभी हमने पढ़ा है संसाधन को परिभाषित कर उनके वर्गीकरण को प्रस्तुत करें। अभी हमने दो क्वेश्चन पढ़े, इससे पहले ही पढ़े थे। शुरुआत में पहला क्वेश्चन था संसाधन को परिभाषित कीजिए, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि संसाधन का वर्गीकरण कीजिए। वो छोटे छोटे क्वेश्चन थे, अब दोनों को मिला दिया, संसाधन को परिभाषित कर उनका वर्गीकरण कीजिए। तो क्या होगा, वही उत्तर होगा जो हमने पढ़ा है। मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने वाले जीव जंतु, पेड़ पौधे, सभी वस्तुएं या कोई भी पदार्थ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन कहलाता है। ये तो परिभाषा होगी। या मानवीय आवश्यकता की पूर्ति करने वाली हर वस्तु संसाधन कहलाती है, ये तो हमने पढ़ लिया। इसका दूसरा सेक्शन क्या बोलता है, संसाधन का वर्गीकरण करें। संसाधन को 3 भागों में बांटा गया है। कौन से 3 भागों में बांटा गया है, नंबर 1 मानवीय कारण, मानव संसाधन, नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, और नंबर 3 मानव निर्मित संसाधन। तो 3 में हमने बांटा है। तो वही एक डायग्राम यहाँ पर बनाना पड़ेगा, चार्ट बनाना पड़ेगा कि भाई मानव संसाधन है तो उसको एग्जाम्पल क्या है, प्राकृतिक संसाधन तो एग्जाम्पल क्या है, मानव निर्मित संसाधन तो एग्जाम्पल क्या है। परिभाषा तो आपको समझ में आगे हुई। परिभाषा मतलब कि जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करे संसाधन है। वर्गीकरण जरा मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, आपको 2 बार में तो याद ही हो जाएगा, क्योंकि एक बार हम लोग पढ़ चुके हैं, दूसरी बार करेंगे तो हर चीज़ याद हो जाती है। इसको क्या बोलेंगे, प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव संसाधन, और तीसरा है
मानव निर्मित, मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन। अब एक एक करके उसको पढ़ते हैं कि प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक संसाधन का जो पहला प्रकार है, विकास के आधार पर, विकास के आधार पर जो है इसके दो प्रकार है। कौन कौन से? वास्तविक और संभाव्य संसाधन। दूसरा है इसका वितरण के आधार पर। वितरण के आधार पर अगर बात करें तो ये सर्वत्र वितरण, जो सभी जगह मिलेगा उसको बोलते हैं सर्वत्र संसाधन, और जो कुछ जगह मिलता है उसको बोलते हैं स्थानिक संसाधन। कुछ कुछ जगह मिलेगा स्थानिक। फिर नेक्स्ट है आपका उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार के संसाधन होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं, जैव उत्पत्ति वाले और अजैव। जैव उत्पत्ति वाले और अजैव उत्पत्ति वाले संसाधन। ठीक है, जैव में क्या, पेड़ पौधे आ जाएंगे। अजैव उत्पत्ति में क्या आ जाए, खनिज तत्व आ जाएंगे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट प्रकार है आपका स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर, तो स्वामित्व के आधार पर क्या आपका निजी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये बड़ा उत्तर लिखना है तो आपको पूरा पूरा मेंशन करना पड़ेगा, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो देखो हमने क्या पढ़ा, प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार भी पढ़ लिए। मानव संसाधन में तो आप खुद कौशल लिख सकते हो, मानव का कौशल ही मानव संसाधन, मतलब मानव स्वयं संसाधन है। मानव निर्मित में क्या लिख सकते हैं आप, जो भी चीज़ें, वस्तुओं के नाम लिख दो जो भी आपको पता है। मान लो आपको हवाई जहाज पता है, बड़े बड़े भी लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आपके सामने है जो प्राकृतिक नहीं है वो सब मानव निर्मित है, और मानव संसाधन में कौशल खुद आ जाएगा। बाकी वितरण के संसाधन आप लिख सकते हैं, तो एक बड़ा उत्तर आपका हो जाएगा। ठीक है, इसका चार्ट ही हमारे पास में, मैं चार्ट पूरा बता देता हूँ आपको, इसको मिटा रहा हूँ। ये आपके सामने रहा ये चार्ट, ये तो आपका रह गया आपका परिभाषा। मानवीय आवश्यकता को पूरा करने वाले सभी जीव और पदार्थ क्या कहलाते हैं, संसाधन कहलाते हैं। ये रहा आपका चार्ट संसाधन का वर्गीकरण। देखिए, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और मानवीयकृत संसाधन और मानव संसाधन। तो ये सारे एग्जाम्पल आप नोट कर लीजिएगा, इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये सारा वर्गीकरण आपके काम का है। नीचे क्या लिखा हुआ, प्राकृतिक संसाधन के जो पार्ट है वो कौन कौन से, विकास और उपयोग के आधार पर। विकास और उपयोग के आधार पर क्या है, वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव और अजैव संसाधन। उपलब्धता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। वितरण के आधार पर सर्वत्र और स्थानिक संसाधन। स्वामित्व के आधार पर निजी, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। ये 2-3 बार इन चीज़ों को रट लोगे तो आपका काम हो जाएगा। जो कि मैंने अभी बताया है वो सारी चीज़ें, वो आपका काम हो जाएगा। ये वास्तविक संसाधन, संभाव्य संसाधन, जैव, अजैव, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, सर्वत्र, स्थानीय, निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ये यहाँ से तीर बना हुआ ये प्रकार ही है। तो सब एक तरह का प्रकार है, इनको अच्छे से पढ़ोगे तो आपका उत्तर बिल्कुल सटीक हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक संसाधनों का वर्गीकरण उपयुक्त उदाहरण के साथ करें। मतलब अभी हमने जो चार्ट बनाया ना, जो अभी चार्ट पढ़ा है, उसमें आपको एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करना है विथ एग्जाम्पल। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल पहला क्या हमारा, पहला हमारा वास्तविक संसाधन। विकास एवं उपयोग की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। अभी हमने चार्ट में पढ़ा, विकास और उपयोग की दृष्टि से 2 भागों में, एक संभाव्य और एक वास्तविक। वास्तविक संसाधन क्या है, वास्तविक संसाधन वो है जिसके भंडारण के बारे में हमें पता है, कितना है ये पता है, और इसको निकालने की तकनीक भी है, तो उसको बोलेंगे वास्तविक संसाधन। जैसे पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम। पश्चिमी एशिया मतलब सऊदी अरब, यूएई, ओमान, है ना, यमन, ये सारे देश कहलाते हैं। इसको खाड़ी देश भी कहते हैं। इन देश में पेट्रोलियम है, और पेट्रोलियम ये भी पता है कि कितने साल तक चलेगा। तो जिसके बारे में पता है कितने साल तक चलेगा और निकाल भी रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे वास्तविक संसाधन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का सोना वो भी निकल रहा है। झारखंड का अभ्रक, झारखंड का यूरेनियम लिख सकते हैं वैसे इसको। मध्य प्रदेश का मैग्नीज भी पता है, राजस्थान में तांबा भी पता है। ये सब चीज़ें हमें पता है कि कितनी है और कितनी निकाल रहे हो और कितनी बची हुई है। तो जब आपको सब पता है तो वास्तविक है। संभाव्य संसाधन कौन से होते हैं, ऐसे संसाधन जिनके बारे में पूरा नॉलेज नहीं कि कितना है, और नहीं उन संसाधनों को निकालने की भी प्रॉपर तकनीक हमारे पास में है, लेकिन ये पता है कि भंडारण है।
तो ऐसे संसाधन जिनका उपयोग अब हम लोग अभी नहीं कर सकते लेकिन फ्यूचर में करने की संभावना है, इसलिए संभावना से क्या शब्द बन गया, संभावित संसाधन। जैसे केरल में मिलने वाला थोरियम, लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम, ये लद्दाख में भी यूरेनियम मिला है लेकिन अभी वो भविष्य में निकाल सकेंगे, अभी टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है कि वहाँ से निकालना है, पहाड़ी क्षेत्र है, थोड़ा सा संभावित संसाधन है, वो भविष्य में हो सकता है। नेक्स्ट, ये तो आपको हो गया पहला विकास के आधार पर। दूसरा हमारा उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को कितने भाग में बांटा गया है? उत्पत्ति के आधार पर 2 भागों में बांटा गया। पहला है जैव संसाधन, जो जिसमें जीव होता है, ऐसा संसाधन जिसमें जो जीवित होता है, जैसे पेड़ पौधे, वन, जीव जंतु, सब संसाधन जीवित ही हैं। नेक्स्ट, अजैव संसाधन क्या है? अजैव जो संसाधन तो है लेकिन जीवित नहीं है, निर्जीव है, जैसे खनिज, चट्टान, मिट्टी, भूमि, खेत, तालाब, नदी, झील, बहुत सारे हैं, तो 2-3 लिख दोगे काफ़ी है। इतने सारे के सारे संसाधन क्या कहलाएंगे? सब संसाधन अजैव संसाधन कहलाते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हमने संसाधनों को 2 भाग में बांटा है, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। नेक्स्ट है आपका उपलब्धता के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को 2 भागों में बांटा गया। उपलब्धता के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है? 2 भाग में बांटा गया है। पहला भाग है नवीकरणीय संसाधन और दूसरा है अनवीकरणीय संसाधन। नवीकरण का मतलब होता है जो अपार भंडार है, पर्याप्त मात्रा में है और जिनको कभी खत्म होने की संभावना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पुनर्चक्रित होते हैं, जैसे सूर्य की किरणें, सूर्य की रोशनी, सौर ऊर्जा लिख सकते हैं, पवन ऊर्जा लिख सकते हैं, जल लिख सकते हैं, महासागरी जल, जल भी बहुत है हमारे पास, कभी समाप्त नहीं होगा। उसके अलावा अनवीकरणीय स्रोत वो होते हैं जो कि कम मात्रा में, जिनके भंडार सीमित है, कभी भी भविष्य में खत्म हो सकते हैं। लोहा, कोयला, पेट्रोलियम, अभ्रक, ये जितने भी खनिज के नाम लिख सकते हो लिख दो, सारे खत्म हो सकते हैं कभी भी, क्योंकि इनके भंडारण सीमित है। नेक्स्ट है आपका वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के विभिन्न भागों में बांटा गया। तो वितरण के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों को किन किन भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में। एक सर्वत्र उपलब्ध, जो हर जगह मिलता है, जैसे अभी मैं सांस ले रहा हूं तो आप जहां बैठे वहां भी आपको सांस मिल जाएगी, हवा सब जगह है, ऑक्सीजन सब जगह है, तो ये क्या है? सर्वत्र है। तो सर्वत्र है, जैसे मिट्टी हो गया, पवन हो गया, मिट्टी भी सब जो मिलेंगी, आपके घर के नीचे मिट्टी होगी, मेरे घर के नीचे मिट्टी है, दुनिया में हर जगह मिट्टी मिलेगी। तो सर्वत्र जो सब जगह पाया जाता है। और स्थानिक का मतलब होता है, स्थानिक संसाधन जो होता है वो संसाधन कहलाता है जो किसी विशेष स्थान पर मिलता है। जैसे कोडरमा में पाया जाने वाला अभ्रक, जादूगोड़ा, ये झारखंड के एक एरिया जादूगोड़ा, वहाँ पर मिलता है यूरेनियम, वो एक विशेष एरिया जहाँ पर खाली वहीं मिलता है। छोटा नागपुर के क्षेत्र में पाया जाने वाला कोयला, राजस्थान का खेतड़ी का तांबा, कोलार, KGF का नाम सुना ना, कोलार गोल्ड फील्ड, कोलार में जो सोना मिलता है वो। अरे मध्य प्रदेश में एक जगह है पन्ना, वहाँ हीरा ही मिलता है खाली, तो वो विशेष वहीं मिलेगा, हर जगह नहीं मिलता है। तो वो संसाधन जो किसी विशेष स्थान पर पाया जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्थानिक संसाधन। तो ये 2 प्रकार हो गए उसके। लास्ट है स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन को 3 भाग में बांटा गया है। और 3 भाग कौन कौन से? निजी संसाधन, जैसे भूमि और तालाब, कोई तालाब आपका पर्सनल है, कुआं हो सकता है, घर हो सकता है, भूमि हो सकती है, ये आपका निजी हो सकता है। राष्ट्रीय संसाधन, जैसे समुद्र के तट से 9.2 किलोमीटर दूरी के क्षेत्र के अंदर पाए जाने वाले संसाधन, ये एक नियम बनाया गया खाली कि समुद्री तट के आसपास के जो एरिया के जो क्षेत्र है, जिनमें भी जो चीज़ें होती है, सब हमारा क्षेत्र होता है, राष्ट्रीय संपत्ति है। या इसको ऐसा ना लिख के समुद्र का समझ में नहीं आया तो ऐसा लिख दो कि देश के अंदर जितने भी सारी चीज़ें हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज़, वो सब राष्ट्रीय संपत्ति हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, खुला महासागर, इसमें कोई भी व्यक्ति जा सकता है और सबके लिए खुला हुआ है, तो खुला महासागर एक अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हमारा, क्वेश्चन नंबर 13। संसाधन बनाए जाते हैं, उपर्युक्त उदाहरण के साथ स्पष्ट करें। संसाधन बनाए जाते हैं मतलब संसाधन होते नहीं है, संसाधन को बनाया जाता है। कैसे बनते हैं संसाधन, यानी कोई भी चीज़ संसाधन कैसे बनती है? फ़र्ज़ करो कि आपके पास इंटरनेट नहीं होता, फ़र्ज़ करो कि आपके पास मोबाइल नहीं होता, तो फिर मैं ये बोर्ड चला के क्या करता हूँ? क्योंकि ये बोर्ड का उपयोग तभी है, ये संसाधन तभी बना जब आप इसका उपयोग कर पा रहे हो, यानी ये आपके लिए उपयोगी है। जब तक किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होती वो संसाधन नहीं बन सकता। यानी आवश्यकता ही, बोलते ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, तो आवश्यकता ही संसाधन को किसी चीज़ को संसाधन बनने पर मजबूर कर देगी। तो अगर मान लो दुनिया में पेट्रोल पे बहुत मिल गया, पेट्रोल मिल रहा, लेकिन किसी ने कार का इंजन बनाया ही नहीं, किसी ने मशीनें बनाए नहीं, तो पेट्रोल पानी से भी सस्ता होगा, पानी से भी बिल्कुल बिना मोल के रहेगा। वो क्यों? क्योंकि उसका इस्तेमाल करने के लिए कोई चीज़ें ही नहीं है। जब उसकी आवश्यकता पड़ी तो उसका प्राइस बढ़ा। तो आवश्यकता, जब किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तभी उसका
मूल्य बढ़ता है तो संसाधन कोई चीज़ तभी बनती है जब उसकी आवश्यकता होती है। जिस चीज़ की हमें आवश्यकता नहीं होती है उसे हम लोग कबाड़ में बेच देते हैं, ऐसा कहते हैं ना। हाँ, तो संसाधन की बात करें, संसाधन बनाए जाते हैं, उपयुक्त उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। संसाधन बनाए जाते हैं, जैसे नदी मरुस्थल में पड़े बालू का कोई उपयोग नहीं होता, परंतु वहाँ से उठाकर बालू को निर्माण कार्य में लाकर गांव और शहर में ला कर के लाया जाता है, तब इसका उपयोग और मूल्य दोनों बदल जाते हैं। नदी ने बालू रेत को छोड़ दिया, किसी काम की नहीं वहाँ पड़ी हुई, लेकिन वहाँ से उठा करके मकान बनाने में इस्तेमाल कर सकते हैं ना। तो जब मकान बनाने वाले लोग इसको इस्तेमाल करेंगे तो एकदम से उसकी वैल्यू और उसकी आवश्यकता बढ़ जाएगी। तो चीज़ क्या है, अलग अलग जगह पर इसकी अलग अलग वैल्यू बढ़ सकते हैं। तो कुल मिला करके जब हमें कोई चीज़ आवश्यक नहीं है तो वो संसाधन नहीं है, जब हमें आवश्यकता पड़ती है तो वो संसाधन बन जाता है। तो नेक्स्ट है, अतः कह सकते हैं कि संसाधन होते नहीं बनाए जाते हैं। ये जो सेंटेंस कहा गया था हमें इसे रेटिफाई करना है कि संसाधन होते नहीं, हमेशा कोई चीज़ संसाधन नहीं है, हम उसे बनाते हैं जब हमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। अगर हम लोग घर बना के नहीं रहते तो हमें न ईंट की ज़रूरत पड़ती, ना हमें सीमेंट की ज़रूरत पड़ती, ना हमें रेत की, ना किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती। अगर हम लोग मशीनों का उपयोग ही नहीं करते तो हमें लाइटों की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर हम लोग पढ़ाई करते ही नहीं तो हमें मैग्नेट बेल्ट की ज़रूरत ही कैसे पड़ती। तो कुल मिला के चीज़ें हैं कि कोई चीज़ संसाधन बनती नहीं है, वो आवश्यकता उसे बना देती है, तो उसे बनाया जाता है। ये सेंटेंस था जिसको हमने यहाँ पर रेटिफाई कर दिया। हमारा अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, संसाधन संरक्षण की आवश्यकता पर प्रकाश डाले। संसाधन का संरक्षण क्यों आवश्यक है? देखिए, संसाधन बहुमूल्य साधन है और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है वैसे वैसे संसाधनों का दोहन भी तेजी से हो रहा है, लेकिन संसाधन कहीं भविष्य में समाप्त न हो जाए इसलिए उनको संरक्षण की ज़रूरत है। तो संरक्षण की ज़रूरत है तो उस पर प्रकाश डालते देखते हैं उसमें हमने क्या पॉइंट डाला है। प्राकृतिक संसाधनों को बिना मानव जीवन की कल्पना नहीं कर सकते, मतलब बिना प्राकृतिक संसाधन के मानव का जीवन किसी काम का नहीं। मतलब अगर पानी नहीं होता तो हम जी नहीं सकते, हवा नहीं होती तो हम जी नहीं सकते, सूर्य की रोशनी नहीं होती तो हम लोग जी कैसे सकते हैं। तो बिना प्राकृतिक संसाधनों के तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते, परंतु इन संसाधनों का उपयोग की तकनीक एवं इन संसाधनों की आवश्यकता का होना आवश्यक है। मतलब हमें तकनीक बहुत ज़रूरी थी, संसाधन की आवश्यकता भी हमें थी। मनुष्य ने अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक दोहन किया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में दोहन किया है। हमने इसका इस्तेमाल तो किया ही है, लेकिन इस प्रकार प्रदूषित भी कर दिया कि आज सीधे उपयोग के लायक नहीं है। पहले नदियों का जल सीधा पी सकते थे दोस्तों, लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है कि उसी जल को फिल्टर करके मशीन की तरह पीना पड़ रहा है। हमें हमारे घर में जो सांस लेने के लिए जो हवा होती है उसी को प्योर करने के लिए एयर प्यूरिफायर लगाने पड़ रहे हैं। इसका मतलब इंसान ने चीज़ों का दोहन इस तरीके से किया है कि प्राकृतिक संसाधनों को प्रदूषित कर दिया है। अगर प्रदूषित कर दिया है तो प्राकृतिक संसाधनों को रिवाइव तो करना पड़ेगा। यही नहीं, हमने कई प्राकृतिक संसाधनों का इतना अधिक खनन और उपयोग किया है जिससे इनके भंडार धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं। हम लोग पेट्रोलियम लगातार इतना निकाल रहे हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि पेट्रोलियम खत्म हो जाएगा। भविष्य में इनके भंडार खत्म होने की पूरी आशंका है। ये तो तय है कि धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। हम लोग अभी भी चिंतित नहीं, हमें चिंता करना चाहिए। ये चीज़ें ज़्यादा समय तक नहीं चलेगी। कोयला, पेट्रोल या कोई भी खनिज तत्व, लोहा हो, सोना, चांदी, सब सीमित मात्रा में तो है। मानव के लिए इनका होना भविष्य में भी उतना ही ज़रूरी है जितना आज। तो ऐसा नहीं कि जल्दी जल्दी खोद के सब कुछ निकाल लो। जितना ज़रूरी है सारी चीज़ें हमारे लिए है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी उतनी ज़रूरी हैं। जितना आज मानव जीवन सतत चल रहा है उसके लिए ये ज़रूरी है कि हम इन अमूल्य प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग सुनिश्चित करें ताकि इसे भविष्य के लिए भी सुरक्षित करें। हमें कुल मिलाकर सतत विकास पर ध्यान देना चाहिए। हमारी आने वाली पीढ़ी को भी आप और हमारे जैसी शिक्षा मिल जाए, इसके लिए कॉपी और किताबें जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इनका कम से कम यूज़ करें, मतलब ज़रूरत पड़े उतना ही यूज़ करें, इनको वेस्ट न करें। कागज़ का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो आने वाली पीढ़ी को कागज़ नहीं मिल पाएगा। आने वाली पीढ़ियों को भी उतने ही कागज़ मिलना चाहिए जो हमें मिला है। इसी विकास को बोलते हैं सतत विकास। इसीलिए संसाधन का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। क्यों सरकार और बहुत सारे लोग पेड़ लगाने पर इतना जोर देते हैं? क्योंकि प्रकृति को सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि एक बार हमारे हाथ से निकल गई, दुनिया में सारे पेड़ खत्म हो गए तो हमें उगाने के लिए बीज तक नहीं मिलेगा, तो पूरी धरती खत्म हो सकती है। इसलिए प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये था हमारे बिहार बोर्ड के क्लास 8 का जो हम लोगों ने पढ़ा है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत। हमारा जो यूनिट नंबर 1 है ना, संसाधन, उसका हमने बिहार बोर्ड सॉल्यूशन पढ़ा है। मतलब हर एक चैप्टर के पीछे जो दिया जाता है।
मैं आशा करता हूं कि आप और आपके सभी दोस्तों को ये वीडियो बहुत अच्छे लग रहे होंगे। लेकिन अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छे लग रहे हैं और हमारी मेहनत आपको लग रही है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। और अगर आपके कुछ डाउट्स हो तो वो ज़रूर लिखें, क्योंकि हम लोग अक्सर डाउट्स का इंतजार करते हैं। जैसे ही आप डाउट्स देंगे हम तुरंत उसका रिप्लाई भी करेंगे। दोस्तों, मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो कि क्लास 7 से क्लास 12 तक के सभी विद्यार्थियों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हिंदी माध्यम में दी जा रही है। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।